हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे यूनिट वाइज रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी देखिए, आप लोग मुझे ज़रा प्लीज़ थोड़ा-सा कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग के एग्ज़ाम्स कैसे कैसे जा रहे हैं, जो भी जितने भी हुए हैं, और मेडिसिनल का पेपर कैसा हुआ। तो अगर आपका मन हो तो वो सारी चीज़ें आप मुझे बताइएगा। और बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इस 2 मार्क्स की बात करें, तो इसमें देखिए, इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो ये 2 मार्क्स जो है, आपका जो है क्या है कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का पूरा कह सकते हो एक शॉर्ट रिवीजन होने वाला है। क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक यहाँ पे 2 मार्क्स के अंदर कवर है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया है और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे 2 मार्क्स देखने बैठे हो, तो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा हो जाएगा, आप लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। और देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे हो सकता है उन्होंने बिल्कुल सिलेबस कभी देखा ही ना हो और वो डायरेक्टली 2 मार्क्स में आ रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलेंगे। जैसे यहाँ पे लगभग हर टॉपिक इंक्लूड है, जिसको हमने पूरी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में 5 लेक्चर में 1-1 घंटे में कवर किया है। और हम यहाँ पे इस 2 मार्क्स को जो है, इसको भी 1 घंटे के अंदर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बहुत डीप में नहीं जाएँगे, ऊपर-ऊपर से टॉपिक्स को देखेंगे। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है और अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो आप लोग वैसे भी समझ जाओगे। तो इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 1 के 2 मार्क्स के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, क्लासिफाइड डिस्पर्स सिस्टम डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर कोलाइडर एंड कोर्स डिस्पर्जन। अब देखिए, डिस्पर्स सिस्टम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में पता है। सॉल्यूशन क्या होता है भाई? सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखने को मिलता है, और सॉल्यूट हमारा कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमारा ज्यादा अमाउंट में होता है। इतना तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, हम लोगों ने थर्ड सेम में देखा था। तो देखिए, अब यहाँ पे यही सेम चीज अगर मान लीजिए हमारे पास एक जो है, कह सकते हो एक सिस्टम हो, ठीक है, जिसमें एक हमारा हो डिस्पर्स फेस, एक हमारा हो डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए ना, तो डिस्पर्स सिस्टम जो है, कह सकते हो इक्विवेलेंट होता है सॉल्यूशन के ही, जिसमें हमारा सॉल्यूट की जगह आ जाता है डिस्पर्स फेस और सॉल्वेंट की जगह आ जाता है डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि डिस्पर्स फेस हमारी कम अमाउंट में होगी और डिस्पर्जन मीडियम हमारा ज्यादा अमाउंट में होगा। यानी कि डिस्पर्स्ड फेस हमारी इसमें क्या होती है, डिस्पर्जन मीडियम में सस्पेंडेड होती है, ठीक है, इसी के अंदर घुली मिली होती है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे डिस्पर्स सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, दूसरा होता है कोलाइडल, थर्ड होता है कोर्स। अब देखिए, ये तीनों ना बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डिस्पर्स फेस है यहाँ पे, इसके जो साइज है ना, ये बहुत स्मॉल है। मतलब इसमें जो पार्टिकल साइज है डिस्पर्स फेस का, बहुत स्मॉल है मॉलिक्यूलर में। कोलाइडल में क्या है कि मॉलिक्यूलर से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। और जो हमारा कोर्स डिस्पर्जन है, इसमें हमारा जो डिस्पर्स फेस है, देखिए, ये तीनों क्लासिफिकेशन हमारा डिस्पर्स फेस के अकॉर्डिंग हुए हैं, ये चीज समझिएगा। तो जो लास्ट वाला है कोर्स वाला, इसमें हमारा डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स और बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इन तीनों को थोड़ा सा एक प्रॉपर्टीज के बेस पे देखें, तो देखिए, जो हमारा मॉलिक्यूलर होता है भाई, ये हमारा बहुत स्मॉल होता है, यानी कि इसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। कोलाइडल में 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। और कोर्स डिस्पर्जन में क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा पार्टिकल साइज हमें देखने को मिलता है। विजिबिलिटी की बात करें तो देखिए भाई, ये इतना छोटा होता है इसका पार्टिकल साइज कि ये हमें जो है, कह सकते हो, दिखता ही नहीं है, ठीक है। इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम लोग देखें तो जल्दी नहीं दिखता है। और कोलॉइडल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इजीली दिख जाता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है। और कोर्स वाला तो भाई बहुत इजीली दिख जाता है, मतलब खुली आंखों से भी कभी कभी दिख जाता है। डिफ्यूजन की बात करें तो देखिए, डिफ्यूजन का मतलब है कि जो हमारा डिस्पर्स फेस है, ठीक है, उसका हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो में मूवमेंट। तो देखिए, जो हमारा मॉलिक्यूलर है, इसमें हमारा रैपिड डिफ्यूजन होता है, कोलाइडल में काफी स्लो होता है, और कोर्स में हमारा डिफ्यूजन होता ही नहीं है। सेडिमेंटेशन की बात करें, देखिए, सेडिमेंटेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक हमारा डिस्पर्स सिस्टम है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए ये हमारा जो है डिस्पर्जन मीडियम है, यानी ये हमारा ज्यादा वाला पार्ट है। अब मान लीजिए इसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है, मान लीजिए वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप की हमारी डिस्पर्स्ड फेस इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो देखिए, होता क्या है, ये जो डिस्पर्स्ड फेस है ना, ये टाइम के साथ धीरे धीरे जो है नीचे आके बैठना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि देखिए भाई, टाइम के साथ क्या होगा, अगर इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे छोड़ दें, इसमें कुछ भी मूवमेंट ना करें, इसको हिलाए ना, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेस के, ये क्या होगा, नीचे आके बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो नीचे आके बैठने की जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो देखिए, जो मॉलिक्यूलर है भाई, मॉलिक्यूलर में जो पार्टिकल साइज है इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि ये पूरा आपस में मिक्स रहते हैं, तो इनमें कुछ भी डिफ्यूजन मिशन सेटलमेंट नहीं होती। मतलब इसमें कोई भी
सेडिमेंटेशन नहीं होता है। पर देखिए कोलाइडल में क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब पार्टिकल साइज थोड़े बड़े होते हैं, तो धीरे धीरे आके जो है काफी मतलब कि हाई सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब कि जब काफी हम लोग उसको घुमाते वगैरह है तो थोड़ा सा नीचे आके बैठ जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कोर्स डिस्पर्जन की बात करें तो भाई देखिए इसमें हमारा पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होगा। अच्छा, जब पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो इसका वेट भी ज्यादा होगा। और अच्छा, मान लीजिए किसी चीज का वेट ज्यादा है तो क्या होगा भाई, वो बहुत जल्दी नीचे आके बैठना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कागज का पेपर आप लोग ऊपर से नीचे फेंको, और एक आप पेन जो है या फिर कोई भी सॉलिड मटेरियल ऊपर से नीचे फेंको, तो कौन जल्दी आके गिरेगा भाई, ये पेन बहुत जल्दी नीचे आके गिर जाएगी। और वही मान लीजिए यहाँ पे अगर कागज को छोड़ो तो वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि कागज क्या है, बहुत ही हल्का सा वेट है उसका, और पेन का वेट थोड़ा ज्यादा है, तो जिसका वेट ज्यादा होगा, जो जिसका साइज बड़ा होगा उसका वेट ज्यादा होगा, तो वो बहुत जल्दी नीचे आके बैठ जाएगा। अच्छा, फिल्ट्रेशन की बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक जो है कह सकते हो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन सिस्टम है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको फिल्टर किया, मतलब कि हमारा किसी जो है कह सकते हो किसी स्ट्रेनर से, किसी छन्नी से हम लोगों ने इसको फिल्टर किया। तो फिल्टर करने के बाद उस जैसे चाय 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 आप लोग फिल्टर करते हो, ठीक है, चाय हम लोग छानते हैं, तो क्या होता है भाई, चाय पत्ती हमारी छन्नी में हमें देखने को मिल जाती है, स्ट्रेनर में। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन को जो है फिल्टर करें, तो इसमें हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि जो हमारी स्ट्रेनर होगा ना उसके पास उसमें कुछ भी हमें बचा हुआ देखने को नहीं मिलेगा, पूरी तरीके से फिल्टर हो जाएगा। कोलाइडल में क्या होगा, इसमें भी हमें जो है कह सकते हो रेसिड्यू नहीं देखने को मिलेगा। देखिए क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल है, तो जो हमारी छन्नी होगी, ठीक है, तो उसके पोर्स भी तो भाई बहुत स्मॉल होंगे, तब भी क्या होगा, तब भी ये निकल जाएगा। लेकिन जो हमारा कोर्स है भाई, इसके पार्टिकल साइज काफी बड़े हैं, तो ये इसमें फंस जाएंगे, तो इसमें रेसिड्यू फॉर्म होगा। रेसिड्यू मतलब कि कुछ बचा हुआ अवशेष। तो जैसे चाय पत्ती, जब हम लोग चाय छानते हैं तो चाय पत्ती हमें देखने को मिलती है, उसी तरीके से कोर्स डिस्पर्जन में हमें कुछ देखने को मिलेगा हमारे स्ट्रेनर में। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा आ जाता है लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एसोसिएशन कोलाइड्स। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करें तो यूनिट 1 ना आपका बेसिकली जो है कोलाइडल डिस्पर्जन के ऊपर बेस है। तो अब ये जो कोलाइडल डिस्पर्जन है, या फिर इसी को हम लोग कोलाइड्स भी बोल सकते हैं, तो ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये मेनली हमारे 3 टाइप के हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक, एसोसिएशन। देखिए लायोफिलिक का सिंपल सा मतलब है कि जैसे ये जो हमारा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम है, अगर ये दोनों बहुत अच्छे से आपस में मिक्स है, मतलब कह सकते हो डिस्पर्स फेस जो है डिस्पर्जन मीडियम में बहुत अच्छे से मिक्स हो जा रही है, तो वो हमारा हो जाता है लायोफिलिक कोलाइड्स। जैसे एक चीज ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हम लोग दूध और पानी को मिक्स करें, तो मिक्स करने के बाद क्या होता है भाई, वो पता ही नहीं चलता है, ठीक है, इतनी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब वही तेल पानी को आप लोग मिक्स करो तो क्या होगा, वो अच्छे से मिक्स होंगे नहीं, मिक्स होते हैं। तो देखिए जो हमारा तेल पानी है वो हो गया, समझ लीजिए लायोफोबिक। लायोफोबिक का मतलब हो गया ऐसा सिस्टम जिसमें जो हमारा तो डिस्पर्स फेस है, ठीक है, उसकी जो है डिस्पर्जन मीडियम के प्रति बिल्कुल एफिनिटी नहीं होती है। तो हमारे लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेस है, ठीक है, वो डिस्पर्जन मीडियम में बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता है, ठीक है, मतलब उसकी एफिनिटी, एफिनिटी मतलब लगाव कह सकते हो, कि वो डिस्पर्जन मीडियम में मिलना नहीं चाहता है, हम लोगों ने जबरदस्ती मिला दिया है। तो ये लायोफोबिक हो गए। और एसोसिएशन में क्या होता है, देखिए एसोसिएशन में जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हैं, वो अगर आपस में कुछ इस तरीके से आके एक मतलब कह सकते हो गुच्छे टाइप का एग्रीगेट फॉर्म कर ले, तो ये हो जाता है एसोसिएशन कोलाइड्स। बाकी देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये हमारा जो है कह सकते हो इसमें हमें जो है वो हमारा सरफेक्टेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये सरफेक्टेंट क्या होता है कि हमारा एक माइसिले फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए इतना अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग समझ ही रहे होगे, अगर नहीं पता है तो इतना मत समझो, इसमें इतना ऐसे समझिए कि ये हमारा एसोसिएशन कोलाइड्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एसोसिएशन कोलाइड्स हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि अगर हमारा जो कोलाइडल सिस्टम है, ठीक है, इसमें हम लोग लाइट पास करें या फिर लाइट की प्रेजेंस में ये किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, कैसे लाइट में स्कैटर होता है, लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो वो जो प्रॉपर्टीज की स्टडी होती है वो होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर 4 होते हैं, टिंडल इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फ्लोरोसेंस, ओपेलेसेंस, ठीक है। तो 2 मार्क्स में तो आप लोग नाम लिख दोगे तो काफी है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों से इन चारों में से कोई एक अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते हो। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये तीनों आप लोग को पढ़नी है, और ये तीनों हमने जो है बहुत डिटेल में कवर करी है, तो इन तीनों को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब काइनेटिक का मतलब है कि मोशन है ना, कि किस तरीके से जो हमारा कह सकते हो जो हमारा डिस्पर्जन सिस्टम है, ठीक है, इसमें जो हमारे डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है, ये कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, कैसे ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कैसे इनके अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो उसकी जो स्टडी होती है वो काइनेटिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके अंदर हमारा ब्राउनियन मोशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, विस्कोसिटी हो गई, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि देखिए अगर जो हमारा कोलॉइडल पार्टिकल है, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे मान लीजिए कि जो हमारा डिस्पर्स फेस है, अगर मान लीजिए वो चार्ज है, मान लीजिए कि उसके मतलब वो आयंस के फॉर्म में, मान लीजिए वो पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो वो चार्ज होने पर किस तरीके से बिहेव करता है, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारी आ जाती हैं। एंड प्लीज प्लीज इनको आप देख लीजिएगा, जरूर से देख लीजिएगा। ये हमारा लॉन्ग में आता है और शॉर्ट में भी इनके बारे में अलग से आ सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पेप्टाइजेशन। अब देखिए पेप्टाइजेशन का मतलब है कि मान लीजिए ये हमारा एक जो है डिस्पर्जन मीडियम है। अब इसमें मान लीजिए कि ये बिल्कुल नीचे आके बैठ गया है, मतलब सेडिमेंटेशन फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो ये सेडिमेंटेशन जो फॉर्म हो गया है, तो इसको अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई ऐसी प्रोसेस करें कि ये दोबारा से जो है अलग अलग हो जाए, मतलब ये दोबारा से हमारा जो है कह सकते हो, ये हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है उसमें जो हमारे डिस्पर्स फेस है वो दोबारा से अलग अलग हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन, ठीक है। और ये रिवर्स होता है कोगुलेशन का। देखिए कोगुलेशन का मतलब यही होता है कि हमारा ये नीचे आके बैठ जाना। तो अगर नीचे वाले बैठने को हम लोग दोबारा से स्कैटर कर दें, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पेप्टाइजेशन। अच्छा नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सर्वेशन। देखिए कॉन्सर्वेशन में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक जो है, एक हमारे पास ऐसा कोलाइड्स है जिसके अंदर जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। एक हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर जो डिस्पर्स फेस है वो निगेटिवली चार्ज है। अब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे जो सोल्यूशन हमें देखने को, मतलब जो डिस्पर जो कोलाइडल सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, इसमें होगा क्या, इसमें देखिए होंगे तो, अब देखिए हम लोगों ने इसको मिक्स किया है तो दोनों मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें दो लेयर फॉर्म हो जाएगी। मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें जो ऊपर वाली लेयर होगी, इसमें हमें आयंस बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयंस कितने कम है, जबकि जो नीचे वाला जो फेस होगी उसमें आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि इसी जो आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोलॉइडल रिच लेयर। यानी कि होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे दो अपोजिटली चार्ज जो है कोलॉइड्स को मिक्स करते हैं, तो एक कोलॉइडल रिच लेयर यहाँ पे सेपरेट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉसरवेट, ठीक है। और ये जो फिनोमिना होता है सेपरेशन का, इसको बोलते हैं कॉन्सर्वेशन। ना नेक्स्ट हमारा आता है सोल्जे हॉल्डी रूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कई बार देखने को मिला हुआ है। बाकी देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें ये बताता है कि मान लीजिए हमारे पास एक जो है, एक हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। ये हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम है एक, ठीक है, कोलॉइडल सिस्टम है हमारे पास। अब इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कुछ आयंस है, ठीक है। तो ये जो आयंस है ना, तो इन आयंस के ऊपर कितना चार्ज है या फिर कितनी वैलेंसी है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास जो है Al3+ है, ठीक है। एक सोल्यूशन में Al3+ है और एक सोल्यूशन है हमारे पास, मान लेते मतलब सोल्यूशन नहीं, हमारा डिस्पर्स सिस्टम है, डिस्पर्जन सिस्टम, ठीक है, कोलॉइडल सिस्टम। तो एक में मान लेते हैं कि हमारा Na+ है। तो अब अगर मान लीजिए कि हम लोग ये बोलें कि इन दोनों में से कौन सा बहुत जल्दी नीचे जाके बैठेगा, ठीक है। तो जो हमारा Al3+ है ना, ये जल्दी जाके नीचे बैठेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा वैलेंसी है फिर चार्ज है वो ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब कि जिसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी जल्दी कोगुलेट करेगा। कोगुलेट मतलब कि वो नीचे जाके बैठेगा, ठीक है। तो बस यही चीज होती है कोगुलेट। हार्जिस सुलजे हार्डी रूल क्या कहता है कि द कोगुलेटिंग या फिर प्रेसिपिटेटिंग का मतलब क्या होता है भाई, प्रेसिपिटेट मतलब यही नीचे आके बैठना। पावर ऑफ एन आयन इंक्रीजेस रैपिडली विथ वैलेंसी ऑफ आयन, यानी कि जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी जल्दी हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो जाता है सल्जे हार्डी रूल। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो ये देखिए यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द टर्म रियोलॉजी। अब देखिए रियोलॉजी मतलब क्या होता है। देखिए रियो का मतलब होता है टू फ्लो और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि देखिए जब भी हम लोग क्या होता है कि किसी मटेरियल के, कह सकते हो कोई भी हमारा मटेरियल हो और उसमें हम लोग कोई फोर्स लगाएं, और फोर्स लगाने पे उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी डिफॉर्मेशन होता है या फिर वो जो फ्लो करता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे मैंने लगाया, तो अब ये क्या हुआ, ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो बढ़ना है, ठीक है, तो ये कैसे बढ़ रहा है, या फिर कह सकते हो अगर मान लीजिए ये जो इसका कैप है, ठीक है। अब मान लीजिए इस पे मैं बहुत ज्यादा अगर फोर्स लगाऊं, तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है कैप टूट जाएगा। लेकिन देखिए अब मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये पेन बहुत अच्छी लगती है, तो इसका कैप मैं नहीं तोड़ना चाहता। बट आप लोग समझ लो, ठीक है, कि अगर इसमें ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे, मतलब कि इसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस होते हैं फोर्स लगाने पर, तो वो हो जाता है हमारा यहाँ पे रियोलॉजी। बाकी देखिए जो रियोलॉजी हमारा टर्म है, ठीक है, वो हमारे यूजेन बिंगम ने कॉइन किया था। और बाकी हमारा दो ग्रीक वर्ड हमारा जो है रियो और लॉजी से डिराइव किया गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट आर न्यूटोनियन फ्लूइड्स या फिर न्यूटोनियन सिस्टम। तो अब देखिए न्यूटोनियन सिस्टम या फिर न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, वो हमारे ऐसे फ्लूइड जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। और देखिए ये कहता क्या है, द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर रेट और डिफॉर्मेशन।
देखिए इसको बिल्कुल ऐसा समझिए कि इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, ठीक है, और उसमें हम लोग जितना ज्यादा फोर्स लगाएं उसमें उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन हो। तो अगर कोई ऐसे रूल को फॉलो कर रहा है कि जितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उतना ज्यादा उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो हो जाता है न्यूटोनियन सिस्टम या फिर न्यूटोनियन फ्लूइड। देखिए इसको थोड़ा समझ सकते हो आप, लेकिन जैसे कि हमारा जो आटा, आटे की लोई होती है, डो होता है हमारा, तो डो में क्या होता है कि मान लीजिए अगर डो को हम लोग प्रेस करते हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रेस करेंगे वो उतना ज्यादा दबेगा, है ना। तो एक हिसाब से जितना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो उतना ज्यादा कह सकते हो उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो वो हमारा एक टाइप से न्यूटोनियन सिस्टम हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे फ्लूइड्स की बात हो रही है, तो आप लोग इसको ऐसे समझिए कि कोई भी हमारा फ्लूइड हो तो हम लोग उसमें जितना प्रेशर लगाएं अगर उसमें उतना डिफॉर्मेशन हो तो वो हमारा हो जाता है न्यूटोनियन सिस्टम। ठीक है, इसमें हमारा शियर स्ट्रेस और शियर रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और नॉन न्यूटोनियन देखिए जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब कि ये न्यूटन्स लॉ को नहीं ऑबे करते हैं। और इसमें एक चीज और होती है कि विस्कोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग इसमें फोर्स लगाते हैं तो या तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है या तो घट जाती है। बाकी देखिए इसमें फ्लो बिहेवियर नॉन लीनियर होता है, और ये हमारा जो है कह सकते हो कि हमारे जो सस्पेंशन, इमल्सन, क्रीम जेल्स, इन सब में हमें जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा आ जाता है डिफाइन एंड मेंशन द यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, यूनिट हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, सिंपल सी एसआई यूनिट हो जाती है। और कॉमन यूनिट हम लोग यहाँ पे इसकी जो है स्टोक्स या फिर सेंटी स्टोक्स हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा आ जाता है राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। अब देखिए यहाँ पे जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है विस्कोसिटी का, ये दो तरीके से होता है, मतलब लिक्विड्स में अलग होता है, गैस में अलग होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई लिक्विड है, जैसे शहद, मान लीजिए शहद, ठीक है। तो शहद क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, बहुत ही विस्कस होता है। विस्कस मतलब बहुत ही गाढ़ा होता है। लेकिन अगर उसी शहद को हम लोग हीट करें तो हीट करने से क्या होता है भाई, वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, ठीक है, लेस विस्कस हो जाता है। तो देखिए जो हमारे लिक्विड्स है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी घटती है, यानी इनवर्सली रिलेटेड होती है। इनवर्सली का मतलब होता है कि जो चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, है ना। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से वो बहुत ही फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। और भाई देखिए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जितने फ्रीली मूव करेंगे उतना ज्यादा हमारा फ्लो जो है कह सकते हो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। बाकी देखिए गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, जैसे अब देखिए गैस में जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये ऑलरेडी बहुत दूर दूर होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये मान लीजिए इतनी दूरी दूरी पे है। अब यहाँ पे देखिए इनमें विस्कोसिटी तो वैसे होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो विस्कोसिटी जो है बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ गैस में क्या होता है, विस्कोसिटी बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है, थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए भाई इसमें तो ऑलरेडी बहुत दूर होते हैं। देखिए होता क्या है, जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स काफी दूर होते हैं ना, तो इनमें मोशन बहुत बढ़ जाता है। भाई देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि इनकी मूवमेंट की एनर्जी बढ़ेगी, तो ये बहुत ज्यादा मूव करेंगे। तो होता क्या है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर थे ना, अब ये थोड़ा सा मूवमेंट करके क्या होता है, एक दूसरे से टकराना स्टार्ट कर देते हैं। और जब एक दूसरे से टकराते हैं ना तो थोड़ा सा पास पास आने लगते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल यहाँ था, ये जो है मूव करके यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब ये जो यहाँ था ये भी हो सकता है मूव करके यहाँ पहुंच जाए। तो अब देखिए अब मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास पास आ गए, और भाई देखिए मॉलिक्यूल्स जितना पास 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 होंगे उतना ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे गैस के केस में क्या होता है, विस्कोसिटी जो है बढ़ जाती है हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर। ना बात करें हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ये हमारा आ जाता है प्लास्टिक फ्लूइड या फिर प्लास्टिक फ्लो। अब देखिए प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा फ्लूइड है, ठीक है, और उसमें क्या हो कि मान लीजिए कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोगों ने थोड़ा फोर्स लगाया लेकिन उसमें कुछ भी मोशन नहीं हुआ, ठीक है, फिर थोड़ा और लगाया फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने फोर्स को एक एक कह सकते हो एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज्यादा जैसे ही बढ़ाया, तो उनमें यहाँ पे मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाते हैं, यानी फ्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ऐसे फ्लूइड्स को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक फ्लूइड। यानी कि देखिए इसको थोड़ा समझिएगा, फ्लूइड्स डज नॉट बैक इन टू फ्लो अंटिल अ सर्टेन मिनिमम शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड। यानी कि देखिए इसमें होता क्या है कि अगर ये जो प्लास्टिक फ्लो होते हैं इनमें ऐसा फ्लो होता है कि हमें एक एक सर्टेन डिग्री का फ्लो लगाना पड़ता है, मतलब जो है स्ट्रेस लगाना पड़ता है या फिर फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके ये फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। जैसे इसको बिल्कुल प्लास्टिक से समझिए, जैसे जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है। तो अब इस पेन का जो कैप है, ठीक है, मान लीजिए कि इस पे मैं इतना इतना प्रेशर, इतना फोर्स मैंने लगाया, ठीक है। तो इतना फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, ये जो है कह सकते हो वापस यहीं पे आ गया। लेकिन अब मान लीजिए अगर मुझे इसको परमानेंटली जो है थोड़ा बहुत चेंज करना है, फिर इसको फ्लो करना है,
देखिए, अब पेन से तो नहीं समझ सकते हो आप लोग, लेकिन थोड़ा समझिए, ठीक है? कि इसमें होता क्या है कि हम लोग जब एक लेवल से ज़्यादा फ़ोर्स लगाते हैं, तब इसमें फ्लो स्टार्ट होता है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे प्लास्टिक फ्लूइड, यानी कि देखिए, इसमें अब यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? यानी देखिए, यील्ड स्ट्रेस हमारा मिनिमम फ़ोर्स होता है, जो कि चाहिए होता है प्लास्टिक फ्लूइड में फ्लो स्टार्ट करने के लिए। मतलब अगर यील्ड स्ट्रेस मतलब कह सकते हो एक एक सर्टेन डिग्री का जो है स्ट्रेस रिक्वायर्ड होता है। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए कि ये हमारे पास एक मतलब कह सकते हो प्लास्टिक फ्लूइड है, ठीक है? और इस पे हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए हम लोगों ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 का लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे हम लोगों ने 11 का लगाया, वैसे ही क्या हुआ, ये फ्लो करना स्टार्ट हो गया। यानी कि 10 तक क्या है, 10 तक इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, 11 से फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो 11 क्या हो गया, 11 इसका यील्ड स्ट्रेस हो गया। मतलब कि या फिर 10 कह सकते हो इसका यील्ड स्ट्रेस हो गया। यानी इसके इससे ज्यादा जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, तब हमारा यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट होता है। बाकी देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, देखिए अच्छा, रियोग्राम अगर कभी भी आपसे पूछे, रियोग्राम का मतलब हमारा ग्राफ है, ठीक है? बस इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसा होता है कि जैसे शेयर रेट, शेयर स्ट्रेस, यानी कि इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि यहाँ तक हम लोग जो है फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ से ज्यादा फोर्स लगाया, वैसे क्या हुआ, इसमें हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो गया, फ्लो स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा हो जाता है प्लास्टिक फ्लूइड्स। अब इसके एग्जाम्पल हो गए टूथपेस्ट, ऑइंटमेंट, जेल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। देखिए, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो क्या होता है कि इसमें हमारा ये कह सकते हो ऐसा फ्लूइड होता है, जिसमें अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं ना, तो इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि सिंपली समझिए कि इसमें हम लोग जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, इस फ्लूइड की विस्कोसिटी उतनी कम होती जाएगी। और इस बिहेवियर को हम लोग शेयर थिनिंग बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जैसे ब्लड, योगर्ट, शैम्पू। जैसे कि देखिए भाई, दही, दही आपको पता होगा कि दही मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ही विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। लेकिन अगर दही को हम लोग बहुत ज्यादा चलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसमें फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, उसमें मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो धीरे धीरे पतला होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे दही को मत अ, ठीक है, तो समझ रहे होगे आप लोग। बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से देखने को मिलता है। डायलेटेंट सिस्टम की बात करें तो देखिए, डायलेटेंट हमारे वो सिस्टम होते हैं जिसमें हमारी विस्कोसिटी जो है इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम लोग मतलब कि अब इसमें देखिए, इसमें ये बहुत स्पेशल टाइप का सिस्टम है कि इसमें फोर्स जैसे जैसे लगाएंगे, वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ठीक है? यानी कि द मोर फोर्स यू अप्लाई, द थिकर इट बिकम्स। जैसे कि हमारा कॉर्न स्टार्च को अगर हम लोग वाटर में डालें, तो उसके बाद अगर हम लोग उसको चलाना स्टार्ट करें, ठीक है, किसी चीज से, चम्मच से या फिर किसी चीज से, तो वो और ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा, और ज्यादा विस्कस होता जाएगा। बाकी वेट स्टैंड हो गया, वेट सैंड हो गया, ठीक है? तो ये हमारे हो गए। बाकी ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है थिकजोट्रॉफी। देखिए, थिकजोट्रॉफी क्या होता है? थिकजोट्रॉफी मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारा फ्लूइड या जेल है, ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे कह सकते हो काफी गाढ़ा है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उसको थोड़ा सा कह सकते हो हम लोगों ने जैसे ही उसको शेक किया, हम लोगों ने थोड़ा सा उसको चलाया, हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें स्ट्रेस डाला, तो अगर वो यहाँ पे लेस विस्कस हो जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिकजोट्रॉफी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे ही हम लोगों ने फोर्स को रिमूव किया, ये वापस अपने स्टेट में आ गया। जैसे इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास एक, मान लीजिए हमारे पास एक क्रीम है, ठीक है? अब इस क्रीम को क्या है कि मान लीजिए हम लोगों ने किसी चीज से ऐसे चलाना स्टार्ट किया, ठीक है? इसको हम लोगों ने ऐसे ऐसे चलाना स्टार्ट किया। अब मान लेते कि स्टार्टिंग में क्रीम बहुत ही विस्कस थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने इसमें फोर्स मतलब इसको घुमाना स्टार्ट किया, इसको चलाना स्टार्ट किया, तो ये बहुत ही लेस विस्कस हो गई, मतलब पतली हो गई। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने ये फोर्स हटाया, मतलब जैसे हम लोगों ने चलाना छोड़ा, वैसे ही थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये वापस से उतनी ही विस्कस हो गई जितनी पहले थी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिकजोट्रॉफी, ठीक है? बाकी देखिए, इसके एग्जाम्पल हमारा पेंट हो गया। तो पेंट में हम लोग जब भी यहाँ पे ब्रश लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब कह सकते हो लेस विस्कस हो जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ देते हैं, वैसे ही यहाँ पे दोबारा से गाढ़ा हो जाता है, ठीक है? निगेटिव थिकजोट्रॉपी की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में ये जो है लेस विस्कस होता है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इसमें फोर्स लगाते हैं, तो ये ज्यादा विस्कस हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है निगेटिव थिकजोट्रॉपी, जो कि जस्ट अपोजिट होता है थिकजोट्रॉपी का। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें राइट द नेम ऑफ वेरियस विस्कोमीटर, तो कौन कौन से विस्कोमीटर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो हमारा कैपिलरी, फॉलिंग स्फीयर और रोटेशनल। बाकी देखिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, हमारा प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल विस्कोमीटर की बात करें, तो देखिए रोटेशनल विस्कोमीटर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा, मान लीजिए हमारा फ्लूइड है, ठीक है, और इस फ्लूइड देखिए, विस्कोमीटर मतलब क्या है, विस्कोमीटर हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि विस्कोसिटी मेजर करे। तो ये मान लीजिए हमारा फ्लूइड है और इसकी विस्कोसिटी हमें मेजर करनी है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हमारा इस टाइप का मान लेते हैं कि विस्कोमीटर लगा होता है, ठीक है? और इस विस्कोमीटर का क्या होता है, हम लोग यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। तो रोटेट करते समय इस पे जितना ज्यादा कह सकते हो, इसको रोटेट करने के लिए जितना ज्यादा
फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसका मतलब क्या है कि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। भाई देखिए, अगर ये जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे अपना विस्कोमीटर डाला और इसको रोटेट करना स्टार्ट किया। अब अगर ये बहुत इजिली रोटेट हो जा रहा है तो फ्लूइड हमारा बहुत ही कम विस्कस है, और अगर बहुत मुश्किल से हो रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब बहुत ही हाई विस्कस है, ठीक है, हाईली विस्कस है। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स होता है उसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली टॉर्क के टर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। तो कितना टॉर्क हमें लगाना पड़ रहा है रोटेट करने के लिए, तो वो चीज हमारी मेजर करती है विस्कोसिटी को। बाकी देखिए, रोटेशनल विस्कोमीटर पे भी हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है कप एंड बॉब, एक होता है कोन एंड प्लेट। तो ये हमारे विस्कोमीटर हो गए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है राइट स्टेट प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब देखिए, अब ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर हम लोगों ने मान लीजिए किसी ऐसा मटेरियल है, ठीक है, बेसिकली प्लास्टिक ही होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक में क्या होता है कि अगर हम लोगों ने एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस लगाया तो उसमें एक परमानेंट चेंज आ जाता है, मतलब परमानेंट जो है उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे इसको बिल्कुल ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि ये हमारा पेन का कैप है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हम लोगों ने थोड़ा फोर्स लगाया, इसमें कुछ नहीं हुआ, थोड़ा और लगाया, अभी भी देखिए कुछ नहीं हुआ। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है कि परमानेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम लोग थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये वापस जो है जैसा था वैसा हो जा रहा है, मतलब इसमें कोई परमानेंट चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इसकी इलास्टिक लिमिट देखिए, ये जो फोर्स है अभी जो हम लोग लगा रहे हैं, ये इसकी इलास्टिक लिमिट में लगा रहे हैं। तो इलास्टिक लिमिट में जब हम लोग फोर्स लगाते हैं ना, तो इसमें कोई भी परमानेंट चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर इसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स हम लोगों ने लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें परमानेंट चेंज रहेगा। जैसे मान लीजिए अब इसमें मैं बहुत ज्यादा अगर मैं फोर्स लगा दूं, ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाने पे देखिए टूट गया, ठीक है। मतलब कि अब इसमें क्या हुआ, अब ये देखिए परमानेंट चेंज आ गया, मतलब कि अब ये अलग ही हो गया। तो देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे मार्कर ने अपनी कुर्बानी दे दी। तो अगर अभी भी आप लोग को नहीं समझ में आया तो फिर इसकी कुर्बानी को वेस्ट मत करिए और इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा होता है प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक में क्या होता है, एक लिमिट तक हम लोग जो है लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो हमारा एक परमानेंट चेंज आ जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बाकी इसमें क्या होता है, द मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इवन आफ्टर द फोर्स इज रिमूव। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाने के बाद रिमूव कर दी, लेकिन क्या अब ये वापस जुड़ सकता है? भाई देखिए, अब ये वापस नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारा आप ऐसे समझ सकते हो कि, ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है हमारा दिल टाइप का होता है, जो कि एक बार टूट गया तो वापस से नहीं जुड़ता है। तो द मटेरियल डज नॉट, ठीक है, तो वो वापस नहीं आता है। बाकी ये हमारा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इरिवर्सिबल मतलब कि अब ये दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने किसी का भरोसा एक बार तोड़ दिया तो अब वो वापस नहीं हो सकता। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए, ये जो है ये इसमें हम लोग कितना भी प्रेशर लगाएं, कितना भी फोर्स लगाएं, जैसे लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्स को हटाएंगे ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे कि हमारा ये रबर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको कितना भी मोड़ दूं, ठीक है, ठीक है। देखिए, फोर्स लगाने की बात हो रही है, इसको अब काटने की बात मत करिएगा कि इसको काट देंगे तब तो ये अलग हो जाएगा। देखिए, अब इस पे मैं कितना भी फोर्स लगाऊं, ठीक है, चाहे इसको इधर मोड़ूं, इसको मैं ऐसे कर दूं, लेकिन क्या है, ये वापस बिल्कुल पहले जैसा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी कि इलास्टिक में क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है वो अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाता है जैसे ही फोर्स को हम लोग रिमूव करते हैं। ये हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ये हमारा हुक्स लॉ को फॉलो करती है। तो ये हो गया हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। बाकी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारा हैकेल्स इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, अब हैकेल्स इक्वेशन क्या होती है, देखिए यहाँ पे देखिए, इस हैकेल इक्वेशन को वैसे हम लोग बहुत ज्यादा नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको हम लोग को फिफ्थ सेम में समझना है, क्योंकि फिफ्थ सेम में हम लोग पढ़ेंगे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग को। तो देखिए, होता क्या है, जैसे जो टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट्स आप लोगों को जो मार्केट में दिखती हैं, तो ये टैबलेट ना बेसिकली पाउडर से बनाई जाती है। जैसे कि ये जो हमारा पाउडर होता है ना, ये जो पाउडर्स होते हैं, तो इन पाउडर को क्या होता है, इन पाउडर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, मतलब कि दबाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेस करके हम लोग इस पाउडर को जो है क्या करते हैं, टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए, जब हम लोग इस पाउडर को कंप्रेस करते हैं टैबलेट बनाने के लिए, तो कह सकते हो कितनी कंप्रेसिबिलिटी उसमें हो सकती है, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग हैकेल्स इक्वेशन का यूज करते हैं। यानी कि देखिए, इट रिलेट्स अप्लाइड प्रेशर टू द डेंसिटी ऑफ मटेरियल एज इट गेट कंप्रेस्ड इनटू पाउडर। बाकी देखिए, अब इसमें थोड़ा सा जैसा लिखा है आप लोग पढ़ के समझ लीजिए बहुत, क्योंकि देखिए इसको समझने के लिए हमें काफी अच्छे से चीजें समझनी पड़ेंगी। तो उतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो इसको आप इक्वेशन याद कर लीजिएगा, उतना मोर देन सफिशियंट है। और बाकी देखिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइंड इलास्टिक मॉड्यूलस। अब देखिए, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होता है, देखिए
इलास्टिक मॉड्यूलस का सिंपल सा मतलब है मेजर ऑफ मटेरियल स्टिफनेस। जैसे कि देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात कि ये इलास्टिक मॉड्यूल हमारा इलास्टिक मटेरियल के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए रबड़ है, ठीक है। अब इस रबड़ को देखिए, अब इस रबड़ को मान लीजिए मुझे ऐसे मोड़ना है, तो कितनी आसानी से मतलब मेरे हाथ से यहाँ पे ये मुड़ जा रहा है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए जो पेन है, अगर मैं इसको मोड़ना चाहूँ, ठीक है, तो क्या ये मुड़ेगी इतनी आसानी से? नहीं मुड़ेगी। यानी इसको इसको मोड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। जबकि इसको यहाँ पे कह सकते हो मतलब इसका जो है इसमें डिफॉर्मेशन के लिए, मतलब देखिए डिफॉर्मेशन का क्या है, डिफॉर्मेशन मतलब कि उसके ओरिजिनल शेप से थोड़ा चेंज कर देना। तो इसमें अगर मुझे डिफॉर्मेशन करनी है तो कितनी आसानी से हो जा रही है, जबकि अगर मुझे इसमें वही चीज करनी है तो इसमें बहुत मुश्किल से होगी। और वही मान लीजिए कि कोई हमारा आयरन है, ठीक है, लोहे की रॉड है, तो भाई उसमें तो फिर उसमें तो होगा ही नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए होगा जरूर, एक हद से ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो हो जाएगा। तो देखिए जितना ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है किसी मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए, तो उसका इलास्टिक मॉडुलस उतना ज्यादा हाई होता है। तो देखिए हाई इलास्टिक मॉडुलस का मतलब मटेरियल बहुत ज्यादा स्टिफ है, मतलब बहुत ही हार्ड है। और अगर लो है तो इसका मतलब मेटल बहुत ही फ्लेक्सिबल है। बाकी इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बाकी देखिए ये हमारे दो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है शियर मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस। तो देखिए अब इन तीनों को जो है ये तीनों भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ ज्यादा मतलब कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। बस यंग्स मॉडुलस में क्या होता है, जो अप्लाइड फोर्स होती है वो थोड़ा सा टेंसाइल होती है, कंप्रेसिव होती है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा रबड़ है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इस पे ऊपर से जो है इसकी लेंथ को छोटा करने के लिए, ठीक है, या फिर लेंथ को लंबा करने के लिए अगर मैं फोर्स लगाऊं, तो ये हमारा हो जाता है टेंसाइल फोर्स, ठीक है। शेयर फोर्स में क्या होता है, हमारा शेप को चेंज करती है। यानी कि देखिए अब इस रबड़ में मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा इस टाइप से, जैसे अगर मैं इस टाइप से फोर्स लगाऊं, ठीक है, इसके शेप को चेंज करने के लिए। जैसे आटे की जो लोई होती है, डो होता है, उसमें जो हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो होता है शेयर फोर्स, ठीक है। तो वो होता है शेयर मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस का मतलब होता है इसमें यूनिफॉर्म प्रेशर लगता है, ठीक है, मतलब इसमें हर जगह से प्रेशर लगता है, वॉल्यूम यहाँ पे कम होता है। तो ये हो जाते हैं अलग अलग टाइप के मॉडुलस। बाकी एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जो हमारा स्टील है वो बहुत ही हाई यंग मॉडुलस देखने को मिलता है, ठीक है, स्टील। तो वो हमारा बहुत ही स्टिफ होता है, जबकि रबर का यंग मॉडुलस बहुत ही कम होता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो ये हो गया मॉडुलस। और अब हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए अब यूनिट 3 हमारा बेसिकली इमल्सन और सस्पेंशन के ऊपर बेस है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है मल्टीपल इमल्सन। अब देखिए इमल्सन हमें पता है कि जब भी ऑयल प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है वो होता है हमारा इमल्सन, ठीक है। अब ये इमल्सन हमारे दो टाइप के होते हैं। अगर हमारा वाटर ज्यादा है, मोर है, ठीक है, वाटर ज्यादा है और ऑयल हमारा लेस है, तो हमारा इमल्सन क्या हो जाता है, इमल्सन हमारा हो जाता है ऑयल इन वाटर, ठीक है, O/W। यानी कि ऑयल लेस है, वाटर ज्यादा है, तो ऑयल इन वाटर हो गया। और अगर ऑयल मोर यानी ऑयल ज्यादा है और वाटर लेस है, तो हमारा इमल्सन हो जाता है वाटर इन ऑयल। यानी कि वाटर वाटर जो है कम है, ऑयल ज्यादा है, तो वाटर ऑयल में है। तो देखिए ये हमारे इमल्सन के दो बेसिक टाइप होते हैं। लेकिन अब मल्टीपल इमल्सन में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई हमारा O/W इमल्सन है, ठीक है। अब ये जो ऑयल इन वाटर इमल्सन है, अगर हम लोग इसको फिर से उठा के, ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्सन को हम लोग जो है फिर से उठा के जो है ऑयल में डाल दें, ठीक है, ऑयल में, तो ये हमारा हो जाता है मल्टीपल इमल्सन। तो इसको हम लोग लिखते हैं O/W/O। O/W/O का मतलब क्या है कि जो ऑयल इन वाटर इमल्सन था, जैसे मान लीजिए ये हमारा इमल्सन है, ठीक है, इसमें ये हमारा ऑयल है, ये हमारा वाटर है, ठीक है, ये हमारा ऑयल इन वाटर है। तो अब अगर हम लोग इस पूरे इमल्सन को उठा के हम लोग एक ऑयल ऑयल वाले फेस में डाल दें, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीपल इमल्सन हो जाता है। बाकी देखिए ये भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है ऑयल इन वाटर इन ऑयल और एक होता है वाटर इन ऑयल इन वाटर, है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग। बाकी नेक्स्ट हमारा माइक्रो इमल्सन आता है। देखिए माइक्रो इमल्सन में कुछ खास नहीं है। जो हमारा कह सकते हो इमल्सन का जो डिस्पर्स फेस है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। जैसे अगर वाटर इन ऑयल है तो वाटर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही स्मॉल स्मॉल होंगे, ऑयल इन वाटर है तो ऑयल के पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल स्मॉल होंगे। तो ये हमारा माइक्रो इमल्सन हो जाता है। बाकी ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। और बाकी देखिए दोनों टाइप का हो सकता है, ऑयल इन वाटर भी हो सकता है, वाटर इन ऑयल भी हो सकता है। और बाकी इसका पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज करते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स में, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बाकी देखिए नेक्स्ट हमारा आता है एनलिस्ट वेरियस थ्योरीज। अब देखिए ये जो थ्योरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे जरूर से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे 2 मार्क्स में आता है, तो यहाँ पे सिर्फ नाम लिख के काम चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं राइट सम फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। तो यहाँ पे देखिए इमल्सन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए, मतलब कि कह सकते हो जो हमारा इमल्सन है तो उसको जैसे देखिए एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए ऑयल
इन वाटर इमल्सन है, ठीक है, ऑयल वाटर। तो आपको पता है कि जो ऑयल और वाटर है वो अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन हमें इमल्सन बनाने के लिए इनको मिक्स करना होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इमल्सीफायर का, ठीक है। इमल्सीफायर क्या होता है, इन दोनों को आपस में मिक्स करके रखता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी केस में क्या हो, किसी केस में जो ऑयल इन वाटर इमल्सन है इसमें ऑयल अलग हो जाए, ठीक है, और वाटर अलग हो जाए, तो ये इमल्सन हमारा अनस्टेबल हो गया। तो देखिए ये जो इमल्सन की स्टेबिलिटी है इसको कौन कौन अफेक्ट करता है, तो सबसे पहली बात इमल्सीफायर। तो देखिए इमल्सीफायर जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा, उतना कम सेपरेशन के चांस होंगे। ड्रॉपलेट साइज, तो देखिए ये जो हमारा जो कम अमाउंट में है उसके ड्रॉपलेट साइज जितने स्मॉल होंगे, ठीक है, या फिर कह सकते हो दोनों के ड्रॉपलेट साइज जितने स्मॉल होंगे उतना ज्यादा बेटर इमल्सन होगा। विस्कोसिटी की बात करें तो देखिए हाइयर, अगर हाई विस्कोसिटी होगी तो बेटर स्टेबिलिटी होगी। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग टेम्परेचर में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हमारा स्टेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। और फेस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई एक बैलेंस मिक्स हमारा जो है कह सकते हो ज्यादा बेटर होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एचएलबी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अभी एचएलबी जो है थोड़ा सा मतलब देखिए एचएलबी क्या होता है, हमारे पास एक स्केल होती है, ठीक है, और इसमें लगभग वन से लेके 20 तक इसमें नंबरिंग होती है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे लगभग कह सकते हो 0 से लेके 10 तक की जो नंबरिंग होती है, तो वो हमारा जो है कह सकते हो उसके अंदर जितने भी टाइप्स होते हैं वो हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन में आ जाते हैं। और हाई अगर मतलब 9 से लेके जो 20, ठीक है, 20 तक की जो नंबरिंग होती है वहां पे हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सर्फेक्टेंट को जो है शो करता है कि कौन सा सर्फेक्टेंट हमारा वाटर इन ऑयल के लिए बेस्ट है और कौन सा ऑयल इन वाटर के लिए। तो जो लो वाले होंगे वो जो है W/O के लिए बेस्ट होंगे, और जो हाई वाला होगा वो हमारा O/W के लिए बेटर स्टेबल होगा। तो देखिए अगर आप लोगों ने एचएलबी पढ़ा है तो आप लोग समझ रहे होगे, बाकी नहीं पढ़ा है तो आई नो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए आप लोग एचएलबी वाला लेक्चर देख लीजिएगा थोड़ा सा हो सके तो। बाकी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में। अब देखिए सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब होता है कि जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड में अगर हमें सॉलिड ग्रेन्यूल्स दिखने को मिले तो ये हमारा हो जाता है सस्पेंशन। अब देखिए इसमें हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्लॉक्यूलेटेड, एक होता है डीफ्लॉक्यूलेटेड। देखिए अगर बहुत ही सिंपली समझे तो ये जो फ्लॉक्यूलेटेड होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ग्रेन्यूल्स होते हैं ना ये आपस में कह सकते हो एक गुच्छे टाइप, एक एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं। यानी कि देखिए इसमें जो है जो हमारे कह सकते हो डिस्पर्स्ड फेस होता है, ठीक है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है और ये आपस में जुड़ के जो है कह सकते हो एक गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, एग्रीगेट्स। तो ये हो जाता है फ्लॉक्यूलेटेड। क्या हो जाता है, फ्लॉक्यूलेटेड। और एक हमारा होता है डीफ्लॉक्यूलेटेड। तो डीफ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है ना, इसमें हमारा पार्टिकल साइज बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल, ठीक है, और ये जो है बिल्कुल कह सकते हो यूनिफॉर्मली जो है डिस्पर्स होते हैं ना, मतलब इनमें बिल्कुल भी जो है कह सकते हो गुच्छा उच्छा नहीं फॉर्म होता है। इसमें देखिए इसमें क्यों फॉर्म होता है एग्रीगेट, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज काफी बड़ा होता है। तो अब देखिए मेन डिफरेंस क्या है कि जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट, यानी कि देखिए पार्टिकल्स आपस में जुड़ के जो है एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं। हालांकि ये लूज होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही स्ट्रांगली आपस में जुड़े होते हैं, थोड़ा मतलब लूज फोर्स से जो है कह सकते हो एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है डीफ्लॉक्यूलेटर में, ये होता है डीफ्लॉक्यूलेटेड। तो डीफ्लॉक्यूलेटर में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है सेपरेट एंटिटी की तरह हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटर में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई। अब देखिए भाई यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ने गुच्छा फॉर्म कर लिया, तो अब देखिए जब ये आपस में जुड़ गए तो इनका वेट बढ़ गया। अब जब वेट बढ़ गया तो ये क्या होगा भाई, ये बहुत जल्दी नीचे आके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि क्या होगा कि ये जो है इस तरीके से कह सकते हो हमें जो है नीचे बहुत जल्दी सेडिमेंट फॉर्म करते देखने को मिल जाएंगे। जबकि डीफ्लॉक्यूलेटर में क्या है भाई, पार्टिकल्स जो है दूर दूर है तो बहुत ही धीरे धीरे नीचे आएंगे ना, तो इसमें सेडिमेंटेशन बहुत ही लो होगा। अब फ्लॉक्यूलेटर में क्या है, सेडिमेंट फॉर्म रैपिडली। अब जैसे कि इसमें बहुत तेजी से सेडिमेंट फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है बहुत ही स्लो फॉर्म होता है। डज नॉट फॉर्म हार्ड केक। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये गुच्छे में है तो क्या है भाई, ये नीचे गिर तो गए हैं, ठीक है, नीचे सेडिमेंट के फॉर्म में आ तो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपस में बहुत हार्ड, मतलब कह सकते हो देखिए केक का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बहुत ज्यादा कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि नीचे आके एकदम चिपक गए एक दूसरे से, क्योंकि थोड़ा सा गुच्छे नुमा होते हैं और इनके अंदर लूज एग्रीगेट्स होते हैं तो ये थोड़ा दूर दूर रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा आपस में चिपकते नहीं है। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारे पार्टिकल साइज बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो एक बात तो है कि ये आएगा तो बहुत स्लोली, मतलब कि बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन एक बार आ गया ना तो आने के बाद क्या होता है, ये सब आपस में जो है कह सकते हो ऐसे चिपक जाते हैं बहुत ज्यादा आपस में ऐसे नीचे जो है। तो इनमें हमें जो है कुछ इस टाइप का माहौल देखने को मिलता है, यानी कि जो पार्टिकल्स नहीं वो आपस में एक दूसरे के पास एकदम ऐसे चिपक जाते हैं, तो एक बहुत ही हार्ड केक फॉर्म हो जाता है।
अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि देखिए यहाँ तक हमें देखने में क्या लग रहा है कि जो फ्लॉक्यूलेटेड है वो हमारा खराब होगा और डीफ्लॉक्यूलेटेड हमारा अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज बहुत ही छोटे छोटे हैं। लेकिन एक्चुअल में जस्ट उल्टा होता है, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन हमारा अच्छा नहीं होता, फ्लॉक्यूलेटेड अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही धीरे धीरे नीचे आते हैं, लेकिन एक बार अगर नीचे आ गए ना तो ये बहुत ज्यादा आपस में कह सकते हो चिपक जाते हैं। और अगर ये चिपक गए ना तो अब हम लोग इसको कितना भी जो है दोबारा से रीशेक करें, ठीक है, दोबारा से कितना भी इसको हिलाएं, ये दोबारा से अलग नहीं होते हैं। यानी कि देखिए सेडिमेंट डिफिकल्टली रीडिस्पर्स, यानी रीडिस्पर्स का मतलब कि वापस से जो है पहले जैसा इनको करने के लिए हमें बहुत मेहनत लग सकती है या फिर हो सकता है हो ही ना। जबकि ये जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पार्टिकल्स जो है थोड़े बड़े बड़े होते हैं पहली बात, और दूसरी बात कि आपस में इतना चिपकते नहीं है, तो हम लोग जैसे इसको शेक करते हैं तो ये दोबारा से रीडिस्पर्स हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा जो फ्लॉक्यूलेटेड है भाई, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो हमारा सस्पेंशन है इसमें जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो रीडिस्पर्स हो जाएं, ठीक है। जिसमें पार्टिकल्स जल्दी रीडिस्पर्स होंगे वो हमारा बेटर होगा, इसीलिए फ्लॉक्यूलेटेड हमारा कह सकते हो यूज करने के लिए ज्यादा बेटर होता है। बाकी देखिए थोड़ा सा यही है कि दिखने में ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, जबकि डीफ्लॉक्यूलेटेड क्या होता है भाई, दिखने में ज्यादा अच्छा होता है लेकिन ये काम ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। मतलब काम का ये ज्यादा होता है, दिखने में ये ज्यादा अच्छा होता है। बाकी ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है, और ये बहुत ही लेस स्टेबल होता है, क्योंकि एक बार यहाँ केक फॉर्म हुआ तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता, फिर ये बेकार हो गया। तो ये हो जाता है फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। और यहाँ पे हमारी यूनिट 3 खत्म होती है। और तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यूनिट 4 के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है माइक्रोमेरेटिक्स। अब देखिए माइक्रोमेरेटिक्स की अगर एक लाइन की डेफिनेशन हो तो इतना समझिए कि पाउडर्स के बारे में जो भी स्टडी होती है वो होती है माइक्रोमेरेटिक्स। मतलब कि पाउडर का साइज, शेप, सरफेस एरिया, पोरोसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, इन सब की जो स्टडी होती है वो होता है माइक्रोमेरेटिक्स। बाकी देखिए अगर हम लोग इसको सिंपली समझे तो माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल, मेरेटिक्स मतलब कि कह सकते हो मेजरमेंट से हो जाता है। तो जो बहुत ही स्मॉल जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल क्या होता है भाई, पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं, सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो उनकी जो भी स्टडी होती है, मेजरमेंट होता है, जो भी साइज, शेप, सरफेस एरिया, उन सबकी स्टडी हमारी माइक्रोमेरेटिक्स होती है बस। नेक्स्ट हमारा होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास जो है एक सैंपल है और इसमें हमारे पास पाउडर है, ठीक है, मतलब ये पाउडर का सैंपल है। अब इस पाउडर में क्या होता है ना कि भाई पाउडर के हर सैंपल सेम साइज के नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ का साइज हमारा बहुत ही छोटा छोटा होगा, इतना बड़ा, कुछ का हमारा इतना बड़ा होगा, ठीक है, कुछ हमारे इतने बड़े भी हो सकते हैं। तो ये जो अलग अलग साइज के हमारे पार्टिकल, हमारे पाउडर्स जो है देखने को मिलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इट रिफर्स टू रेंज एंड प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल साइज प्रेजेंट इन अ पाउडर और ग्रेन्युलर मटेरियल, ठीक है। मतलब इसमें इसमें हमें ये पता चलता है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हमें जो है पाउडर में देखने को मिलते हैं। बाकी देखिए हमारा नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डू मीन मीन पार्टिकल साइज। अब मीन पार्टिकल साइज क्या होता है? अब देखिए मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक सैंपल है, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक हमारे पास मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है, ठीक है, तो इसका साइज मान लेते हैं कि बहुत ही कम है। चलिए कितना मान लेते हैं, 2 माइक्रोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि हमारा दो जो है मान लेते हैं हमारे पास जो एक सैंपल है, ठीक है, और इसमें हमारा जो ये छोटे वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनका साइज हमारा है 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जो थोड़ा एक इससे बड़ा है, ठीक है, तो इसका साइज हमारा मान लेते हैं 4 माइक्रोमीटर है, ठीक है। और फिर मान लेते हैं कि हमारे पास एक और है जो है कह सकते हो कि हमारा यहाँ पे 2 + 4 6 3, ठीक है। तो एक मान लेते हैं कि एक हमारा इतना है, ठीक है, जिसका साइज हमारा यहाँ पे है जो है 6, ठीक है, 4 5। तो इसका हम लोग यहाँ पे चलिए इसका हम लोग 3 मान लेते हैं, इसका 3 माइक्रोमीटर मान लेते हैं और इसका 4 माइक्रोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं। तो अब अगर हम लोग ये बोले कि चलिए एक हमारे पास सैंपल है जिसमें बहुत ही अलग अलग साइज के हमें साइज के पाउडर्स हैं, लेकिन अगर इनका हमें मीन निकालना हो कि मतलब सारे पार्टिकल्स का एक एवरेज साइज कितना होगा, तो भाई एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 3। यानी कि देखिए इसमें है तो पार्टिकल साइज अलग अलग, लेकिन जो एवरेज है, एवरेज पार्टिकल साइज हमारा 3 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है मेन पार्टिकल साइज। बाकी इसका मतलब फॉर्मूला होता है समेशन एन डी अपॉन समेशन एन, ठीक है। तो इसको देखने के लिए देखिए अगर आप लोग को याद करना हो तो ऐसे याद कर सकते हो, बाकी डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफाइंड सरफेस वॉल्यूम प्रोजेक्टेड स्टोक्स एंड सीव डायमीटर। अब इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पाउडर का ये पार्टिकल है, ठीक है। अब जैसे हमने जूम करके बनाया, इतना बड़ा तो होता नहीं है, छोटा सा होता है, लेकिन जूम करके देखें। अब मान लीजिए अगर ये प्योर स्फेयर है, थोड़ा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
कि हमारे पास एक पाउडर का सैंपल है और हम लोगों ने इसको जूम करके देखा। अब अगर जूम करने के बाद ये प्योर स्फीयर है, एकदम प्योर स्फीयर, ठीक है, तो हम लोग क्या होगा भाई, इसका हम लोग डायमीटर मेजर करेंगे और डायमीटर मेजर करके हम लोग इसका साइज बता देंगे। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। लेकिन मान लीजिए जो पार्टिकल का, जो हमारा पाउडर का पार्टिकल है, अगर वो हमारा कुछ इस शेप का हो तो अब भाई अब क्या करेंगे, अब अगर हमें इसका साइज बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे इसका साइज? भाई अब हम लोग इसका डायमीटर तो मेजर नहीं कर सकते, तो देखिए अब इसका साइज बताने के लिए ना हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इन सारे डायमीटर्स का। मतलब कि अब इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप से हम लोग इसका साइज बताते हैं। तो सबसे पहला आता है सरफेस डायमीटर। तो यहाँ पे देखिए सरफेस डायमीटर का मतलब होता है डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज पार्टिकल। यानी इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो पार्टिकल है, ठीक है, इसका हम लोग सरफेस एरिया मेजर करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास रैंडम पार्टिकल है जो कि इररेगुलर साइज का है, इसका हम लोगों ने क्या किया, सरफेस एरिया मेजर किया। अब जो भी सरफेस एरिया निकल के आया, जो भी पार्टिकुलर, मान लेते हैं कि एक्स निकल के आया सरफेस एरिया इसका, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक स्फीयर ढूंढेंगे, एक ऐसा स्फीयर ढूंढेंगे जिसका जो सरफेस एरिया हो वो हमारा बिल्कुल इसी एक्स के बराबर हो। तो ऐसा स्फीयर जिसका सरफेस एरिया हमारे इस रफ पार्टिकल्स, इस रफ पाउडर पार्टिकल साइज के बराबर हो, ठीक है, तो इस स्फीयर का जब हम लोग डायमीटर मेजर करेंगे तो ये डायमीटर हमारा जो है, कह सकते हो हम लोग मान लेंगे कि इसका डायमीटर की जो वैल्यू आएगी वही जो है इसके इसके डायमीटर की, मतलब इसके इक्विवेलेंट हम लोग मान लेंगे। और इसका साइज हम लोग क्या करेंगे, इसका साइज हम लोग बता देंगे। कैसे बताए, थोड़ा समझिएगा। इसका साइज बताने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसका सरफेस एरिया मेजर किया। इसका सरफेस एरिया मेजर करने के बाद जो भी आया, हम लोगों ने एक ऐसा स्फीयर ढूंढा जिसका सरफेस एरिया इसी के बराबर हो जाए। ठीक है, फिर उस स्फीयर का डायमीटर मेजर करके हम लोगों ने इसका साइज बता दिया। तो यहाँ पे ये हो जाता है सरफेस डायमीटर। इसी तरीके से वॉल्यूम डायमीटर में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इस पार्टिकल का वॉल्यूम मेजर करेंगे और फिर एक ऐसा स्फीयर ढूंढेंगे जिसका वॉल्यूम इसके बराबर हो और उसका डायमीटर मेजर करेंगे, तो जो डायमीटर आएगा वो हमारा वॉल्यूम डायमीटर हो गया। प्रोजेक्टेड डायमीटर, देखिए प्रोजेक्टेड मतलब क्या होगा कि हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा जो भी हमारा इरेगुलर पार्टिकल है, ठीक है, इसकी हम लोग एक इमेज प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक मिरर में इमेज प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट करने के बाद जो भी प्रोजेक्शन का जो भी सरफेस एरिया होगा उसको मेजर करके और उसके बाद एक ऐसा स्फीयर ढूंढेंगे जिसका बराबर हो। ठीक है, फिर इसका डायमीटर मेजर करके बता देंगे। फिर हमारा स्टोक्स डायमीटर। स्टोक्स डायमीटर में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो है, ये जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे एक सैंपल के अंदर डालेंगे और देखेंगे कि कितनी स्पीड से यहाँ पे ये नीचे जाके बैठ रहा है। तो जितना टाइम इसको नीचे जाके बैठने में लगेगा, उतने ही टाइम में अगर हम लोग एक ऐसा स्फीयर ढूंढेंगे जो कि बिल्कुल इतना ही टाइम ले रहा हो नीचे जाके बैठने में, और फिर अगर हमें मिल गया तो हम लोग इसका सर्फ डायमीटर मेजर करके बता देंगे। ठीक है, और फिर सीव डायमीटर। सीव मतलब कि यहाँ पे ये जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, हम लोग एक ऐसा सीव ढूंढेंगे। सीव मतलब कि हमारा एक ऐसा सीव, सीव मतलब हमारा, आप लोग समझ रहे होगे। ठीक है, तो सीव में क्या होता है, हमारे पोर्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास एक ऐसा सीम हमें मिले, एक ऐसे नंबर की सीम मिले जिसमें से हमारा ये पार्टिकल पास हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक ऐसा स्फीयर ढूंढेंगे जो कि इसी के अंदर से पास हो जाए। ठीक है, मतलब कि इससे छोटे वाले से ना पास हो पाए और इसमें पास हो जाए। तो हम, अगर हमें ऐसा स्फीयर मिल गया, ठीक है, तो हम लोग उसका डायमीटर मेजर करके देखिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। अगर आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझना हो तो प्लीज आप लोग इसका लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पे हमने थोड़ा सा डिटेल में समझाया हुआ है। बाकी अगर आप लोग पकड़ पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो, तो आप लोग समझ गए होगे। यानी देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे, भाई देखिए हमारे पास अगर पार्टिकल साइज जो है पाउडर का कुछ इस तरीके का है, तो इसका इसका साइज बताने के लिए हम लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं। तो उसी अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे, जैसे कि अगर अगर हम लोग सीव डायमीटर बता रहे हैं तो हम लोग ऐसे स्फीयर का डायमीटर मेजर करेंगे जो कि सेम सेम सीव नंबर से पास हो, जिससे हमारा ये रफ वाला पार्टिकल पास हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा समझ पा रहे होंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनलिस्ट वेरियस डेराइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। ठीक है, डेराइव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हमारी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कुछ फंडामेंटल पार्टिकल प्रॉपर्टीज को मिला के बनाई गई हो, जैसे पार्टिकल साइज, शेप, इन सबको मिला की जो प्रॉपर्टी बनाई जाती है वो होती है डेराइव प्रॉपर्टी। जैसे इसके अंदर पोरोसिटी हो गया, पैकिंग अरेंजमेंट, डेंसिटी, बल्कीनेस, फ्लो प्रॉपर्टी, ये सारी हो गई। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू बल्क एंड टैप डेंसिटी। तो देखिए अब ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमारे पास जो है एक कंटेनर है, एक डिब्बा है। अब इसमें हम लोगों ने पाउडर को मान लीजिए भरना स्टार्ट किया। अच्छा, हम लोग अगर इसमें पाउडर जो है नॉर्मली भरें, इसको बिल्कुल भी दबाएं ना, इसको बिल्कुल भी ऐसे टैप ना करें, मतलब इसमें बस ऐसे हम लोगों ने कंटेनर रखा और पाउडर को ऐसे भर दिया, ठीक है, रख दिया, तो क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग जब इसकी डेंसिटी मेजर करेंगे, यानी कि हम लोगों ने इसको दबाया नहीं है, इसको बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया है, इसको बिल्कुल भी जो है टैप नहीं किया है, तो जो डेंसिटी आएगी वो हमारा हो जाता है बल्क डेंसिटी। यानी कि देखिए बल्क डेंसिटी इज द मास ऑफ पाउडर
मास बाय वॉल्यूम ऑफ पाउडर इंक्लूडिंग द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली अगर हम लोग पाउडर को डालेंगे ना, तो वो जो पाउडर है ना वो जो है कह सकते हो ऐसे फिल तो हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में कुछ स्पेस रहता है। तो वो जो स्पेस के साथ जो डेंसिटी मेजर होती है वो होती है बल्क डेंसिटी। अभी क्या जाता है यहाँ पे हमारा टैप डेंसिटी। सबसे पहले टैप देखते हैं। तो टैप में क्या होता है कि अब मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनर लिया, ठीक है, और हम लोगों ने पाउडर को भरना स्टार्ट किया, और थोड़े टाइम बाद हम लोगों ने देखा कि पाउडर फिल हो गया। लेकिन अब अगर इसी कंटेनर को आप लोग थोड़ा सा ऐसे टैप करो, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये जो कंटेनर है इसको हम लोग ऐसे नीचे ऐसे 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 टैप करना स्टार्ट करें, तो क्या होगा, ये पाउडर ना थोड़ा नीचे जाके सेटल होगा, और ये जो हमारा कंटेनर पूरा फिल हो गया था ना, ये जो है लगभग कह सकते हो यहां तक हो जाएगा। तो टैप करने के बाद अब हम लोग क्या होगा, अब हम लोग जब इसकी डेंसिटी को मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है टैप डेंसिटी। और देखिए ट्रू डेंसिटी क्या होता है, ट्रू डेंसिटी का मतलब है कि देखिए अभी भी देखिए जो हमारा बल्क डेंसिटी है इसके बीच में जो है स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पाउडर्स के बीच में। टैप में थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि हम लोग टैप कर देते हैं। लेकिन जो ट्रू डेंसिटी होता है, ट्रू डेंसिटी का मतलब है कि बिल्कुल ट्रू, यानी कि अब इसमें क्या है कि इसमें हम लोग इसको इतना ज्यादा दबा दें, इतना ज्यादा कंप्रेस कर दें, ठीक है, कि ये बिल्कुल यहां तक आके जो है बैठ जाए, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है पाउडर का, यानी जितना एक्चुअल पाउडर है उसकी डेंसिटी जब मेजर करते हैं तो वो हो जाता है हमारे यहाँ पे ट्रू डेंसिटी। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सबका लगभग सेम ही होता है। इसमें हम लोग बल्क वॉल्यूम रखते हैं, इसमें हम लोग ट्रू वॉल्यूम रखते हैं, इसमें हम लोग टैप वॉल्यूम रखते हैं, बस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी क्या होता है, देखिए पोरोसिटी का मतलब है कि जैसे जो हमारा बल्क डेंसिटी था, ठीक है, तो बल्क डेंसिटी में हम लोगों ने क्या देखा था कि पाउडर्स के बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है, तो वो जो स्पेस होता है ना वही स्पेस हमारा होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ वॉइड स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स इन द पाउडर। यानी कि देखिए पोरोसिटी में क्या होता है कि जो भी इम्प्टी स्पेस बचा होता है ना उसको हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। बाकी ये इंडिकेट करता है कि कितना पाउडर वॉल्यूम यहाँ पे अभी भी जो है नहीं ऑक्यूपाइड है सॉलिड वॉल्यूम से। ठीक है, बाकी ये इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग देख लेना। पैकिंग अरेंजमेंट, अब देखिए पैकिंग अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे देखिए जो पाउडर्स को पैक करने के जो तरीका होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग अरेंजमेंट। अब ये हमारा दो टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर हम लोग पाउडर्स को जो है कुछ इस तरीके से रखें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए हम लोग पाउडर को अरेंज करें, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे क्यूबिक पैकिंग। ठीक है, इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसमें हम इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पैकिंग। और अगर वही मान लीजिए कि हम लोग पाउडर को जो है कुछ इस तरीके से अरेंज करें, ठीक है, इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो अगर हमारा इस तरीके का अरेंजमेंट हमें देखने को मिले, ठीक है, इस तरीके का जो है अरेंजमेंट अगर हमें देखने को मिले, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रोम्बोहेड्रल पैकिंग। अब देखिए आप लोग यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो कि जो क्यूबिक पैकिंग है इसमें हमारा स्पेस काफी ज्यादा होता है। देखिए इसमें जो पाउडर्स के बीच में स्पेस देखिए बहुत ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, जबकि जो रोम्बोहेड्रल पैकिंग है ना इसमें स्पेस देखिए कितना कम हो जाता है पार्टिकल्स के बीच में। तो रोम्बोहेड्रल में बहुत ही टाइट पैकिंग होती है और क्यूबिक पैकिंग में हमारी लूज पैकिंग हमें देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है बल्कीनेस। तो देखिए बल्कीनेस हमारा रेसिप्रोकल होता है बल्क डेंसिटी का, 1 बल्क डेंसिटी हो गया, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा सिंपली। उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं डिफाइन वेरियस मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी। अब देखिए फ्लो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे जो हमारा पाउडर है, तो आप लोग को पता है पाउडर अगर जैसे मान लीजिए पाउडर है, ठीक है, तो पाउडर को हम लोग ऐसे डालें तो बहुत जल्दी फ्लो होता है, मतलब कि पाउडर को हम लोग ऐसे फैला दें तो काफी इजिली जो है स्कैटर हो जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक एक मान लीजिए पाउडर है, ठीक है, अब उसको हम लोगों ने मिक्सी में ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, तो वो कितनी अच्छे से घूम पा रहा है, ठीक है, मिक्सी में कितनी अच्छे से वो घूम रहा है, कितनी अच्छे से फ्लो कर पा रहा है, तो वो हो जाती है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी। तो उसको मेजर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, तो इसके मेजर करने के तीन तरीके होते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, कास्ट इंडेक्स, हॉजनर रेशियो। तो एंगल ऑफ रिपोज देखिए क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए पाउडर को हम लोग यहाँ पे मान लीजिए काफी ऊपर से जो है ऐसे नीचे गिराना स्टार्ट करें, तो नीचे गिराएंगे, गिराने अगर हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद ये पाउडर जो है कुछ इस टाइप का फॉर्म कर लेगा, ठीक है, एक टीले टाइप का फॉर्म कर लेगा। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो कि जैसे कभी भी ट्रॉली वगैरह से मिट्टी विट्टी गिराई जाती है, ठीक है, तो मिट्टी जो है क्या होता है थोड़ा ऐसे एक टीला टाइप का फॉर्म कर लेती है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइल, ठीक है। तो ये हमें पाउडर का भी एक पाइल हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी जो पाइल हमें देखने को मिलेगा भाई इसका कुछ एंगल भी होगा, तो ये जो एंगल होता है ना इसका, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बाकी इसकी वैल्यू होती है tan थीटा इज इक्वल टू एच बाई आर। अब एच हमारा इसकी हाइट होती है, आर हमारा इसका रेडियस हो जाता है। और बाकी देखिए हम लोग इससे फ्लो प्रॉपर्टी कैसे पता लगाएंगे, तो अगर एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू 30 डिग्री से कम आ रही है तो फ्लो बहुत ही एक्सीलेंट होगा, बहुत ही अच्छा फ्लो होगा। अगर यहाँ पे 30 से 40 के बीच में आ रही है तो गुड टू फेयर फ्लो होगा, और अगर इसकी वैल्यू 40 से भी ज्यादा आ रही है इसका मतलब बहुत ही गंदा फ्लो हमें देखने को मिलेगा पाउडर में।
नाउ नेक्स्ट हमारा हॉर्टनर रेशियो आ जाता है। तो देखिए हॉर्टनर रेशियो कुछ नहीं, हमारा टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो होता है हॉर्टनर रेशियो। बाकी देखिए इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि एक से लेके 1.11 तक वैल्यू आ रही है, तो एक्सीलेंट फ्लो है, ठीक है। बाकी इसमें आप लोग ऐसे पढ़ लेना। और कार्स इंडेक्स की बात करें तो कार्स इंडेक्स होता है हमारा यहाँ पे टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है कार्स इंडेक्स। अब अगर देखिए इसकी वैल्यू 5 से 15% के बीच में आ रही है तो एक्सीलेंट फ्लो है, ठीक है। 16 से 20 है तो गुड फ्लो है। बाकी इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देख लेना। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन कौन से मेथड्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि जो पाउडर का पार्टिकल साइज है उसको मीजर करने के लिए, उसको उसको नापने के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं। तो हमारे बेसिकली 3 टाइप के मेथड्स होते हैं। अब इन तीनों में भी हम लोग सब टाइप्स यूज करते हैं। जैसे सेपरेशन में हमारा सेविंग मेथड हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। काउंटिंग मेथड में हमारा माइक्रोस्कोपी कंडक्टिविटी हो गया। सरफेस एरिया में हमारा एयर परमिएबिलिटी और एडजॉर्प्शन मेथड हो गया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो यूनिट 5 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखिए इसको आप लोग को भाई बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी समझ पाओगे। बाकी ये इक्वेशन है, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है। बाकी ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की इक्वेशन हो गई। अब इसको इसमें क्या कैसे ये नहीं समझा सकते, इसको इसके लिए आप लोग को लेक्चर देखना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टेम्परेचर इन्फ्लुएंस डिग्रेडेशन ऑफ। अच्छा देखिए मान लीजिए कि कोई हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो उसका डिग्रेडेशन कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दवा है, उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दें तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो कैसे खराब होगी, या फिर देखिए इसको आप लोग सिंपली अपने रियल लाइफ में भी देखते हो कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, कोई भी खाना होता है, दाल होती है, तो दाल अगर हम लोग अगर बाहर रखें, फ्रिज के अंदर ना रखें, ठीक है, तो क्या होगा, दाल रात में खराब हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी, तो दवा के साथ भी सेम चीज होती है। अगर हम लोग दवा को बहुत ही ऐसे बड़े हुए टेम्परेचर वाले माहौल में रखें ना तो वो बहुत जल्दी खराब हो सकती है। तो ऐसा होता क्यों है, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, हमारा बहुत ही फ्रिक्वेंट और एनर्जेटिक कोलिजन स्टार्ट हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे जो भी दवा के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और मोर मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। भाई देखिए भाई जितना ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी ज्यादा रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर भाई किसी चीज में केमिकल रिएक्शन हो गई तो वो क्या होगा, वो खराब हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि भाई इसके अंदर रिएक्शन हो गया, ठीक है, मतलब इस दवा में रिएक्शन हो गया, है ना। तो वो हमारा खराब उतनी जल्दी हो सकता है। आई होप कि आप लोग थोड़ा समझ रहे होगे। बाकी देखिए नेक्स्ट है हाउ सॉल्वेंट इन्फ्लुएंस डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब देखिए सॉल्वेंट तो भाई बहुत ही देखिए ये जो यूनिट 5 है ये है डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो किस तरीके से खराब होते हैं या फिर कैसे हम लोग खराब होने से बचा सकते हैं उसके ऊपर है। तो अब देखिए इसमें फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सॉल्वेंट यानी कि जिस लिक्विड का यूज करते हैं, जैसे लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं वो कैसे हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के डिग्रेडेशन को अफेक्ट करता है। तो भाई देखिए जो एक्वा सॉल्वेंट है उसमें क्या हो सकता है, उसमें हाइड्रोलिसिस हो सकती है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की वजह से ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। जो भी हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो सकता है। तो अगर उनका ब्रेक डाउन हुआ तो क्या होगा भाई, वो खराब हो जाएगा। और वहीं पे अगर हमें उनको बचाना है तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज कर सकते हैं। बाकी एक्वा सॉल्वेंट्स में क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि माइक्रोब्स को वाटर जो है चाहिए होता है और वाटर एक्वा सॉल्वेंट में उनको वाटर तो मिलता ही है बहुत अच्छे से। इसीलिए एक्वा सॉल्वेंट वाली दवाओं के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आयनिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि कोई हमारा मान लीजिए हमारे पास कोई दवा है उसके अंदर कितने आयंस प्रेजेंट है। आयंस मतलब कि निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कितने ज्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए अगर बहुत ज्यादा आयन होंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और भाई देखिए जितना ज्यादा केमिकल रिएक्शन बढ़ेगी उतना ज्यादा ड्रग का ब्रेकडाउन होगा और उतना ज्यादा जो है फास्ट रिएक्शन होगी और हमारी ड्रग जो है जल्दी खराब हो सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए अगर हम हमारा कोई ड्रग जो है सॉल्टी सॉल्यूशन में है, यानी कि सॉल्ट यानी कि हमारा NaCl के सॉल्यूशन में है, तो उसके खराब होने के चांसेस भी थोड़ा बढ़ जाते हैं क्योंकि देखिए जो नमक है ना उसके अंदर भी आयंस बहुत ज्यादा होते हैं भाई। NaCl बहुत ही जल्दी डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, यानी कि आयंस बढ़ेंगे और आयंस बढ़ेगा तो केमिकल रिएक्शन बढ़ सकती है, तो हमारा डिग्रेडेशन भी बढ़ सकता है। उसके बाद देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये हमारा सॉल्वेंट की पोलैरिटी को मेजर करता है। देखिए पोलैरिटी मतलब कि कह सकते हो कि कितना जो है कह सकते हो वो जो है कह सकते हो उसके अंदर कितना जल्दी
वाटर की प्रेजेंस में आयोनाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हमारा आयोनाइजेशन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से आयनिक डिग्रेडेशन बढ़ सकता है। देखिए आयोनाइजेशन प्रमोट करने का मतलब है कि ये आयंस में कन्वर्ट करता है दवा को, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा फास्टर रिएक्शन होगी, उतना जल्दी दवा हमारी खराब हो सकती है। और लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या होता है, आयोनाइजेशन सप्रेस होता है, मतलब कि हमारे दवा का आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कम आयोनाइजेशन होगा तो हमारा बहुत ही स्लो डिग्रेडेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन एसिड बेस कैटालिसिस अफेक्ट ऑन डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे केस में क्या होता है कि जो हमारा एसिड और बेस होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे कह सकते हो दवाओं को खराब करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा H प्लस हो, अभी हमारे देखिए अभी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है एक हमारा होता है स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस। तो देखिए स्पेसिफिक में क्या होता है, स्पेसिफिक में सिर्फ H प्लस और OH माइनस इन्वॉल्व होते हैं, और जनरल में क्या होता है कि H प्लस और OH माइनस के अलावा भी हमारे बहुत सारे एसिड बेस जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन? तो देखिए फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन का सिंपल सा मतलब है कि लाइट की प्रेजेंस में अगर हमारा कोई दवा खराब हो रही है, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन। अब देखिए ऐसा होता है क्योंकि देखिए कुछ कुछ हमारी दवाएं ऐसी होती हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में जो है केमिकल रिएक्शन कर सकती हैं, स्पेशली अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल लाइट की प्रेजेंस में। तो ऐसे दवाएं हमारी लाइट की प्रेजेंस में खराब हो सकती हैं, तो वो हो सकता है वो हो जाता है फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन। दीज रिएक्शन कैन कॉज चेंजेस इन ड्रग स्ट्रक्चर, पोटेंसी एंड सेफ्टी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का 2 मार्क्स। और आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे फार्माकोलॉजी के 2 मार्क्स के साथ। बाकी इसकी पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी होगी, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है शायद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।